हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एनिमल टेक्सोनॉमी देखे थे और एनिमल टेक्सोनॉमी में हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़े थे। अरस्तु तो बोले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम लोग पढ़े थे टेक्सोनॉमी का, तो इन्हें फादर ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया। एनाइमा, इनाइमा, ओविपेरा, विविपेरा के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद बाइनॉमियल थ्योरम भी देखे थे। तो बाइनॉमियल थ्योरम में क्या, कैरोलस लिनियस मेजर विस्तृत अध्ययन कैरोलस लिनियस ने किया था। तो इन्होंने दो पुस्तक लिखे थे, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। और उसके बाद क्या हम लोग किस प्रकार से जीव दो नामों से मिलकर बना होता है उसके बारे में पढ़े थे ना। जितने भी बायोलॉजिकल नाम होते हैं वो लैटिन वर्ड में रहते हैं और उन्हें लिखा किस भाषा में जाता है, इटैलिक ना। रिटन किस भाषा में लिखा जाता है, इटैलिक भाषा में ना। तो उसके बाद हम लोग ऑब्लिक कैटेगरी देखे थे। ऑब्लिक कैटेगरी में क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सब वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन सब छोटी गई कौन, स्पीसीज। इसको सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, जॉन रे ने। इसीलिए जॉन रे को जंतुओं की पहचान की कुंजी भी कहते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे प्रोटोजोआ की। किसकी बात करेंगे, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं सबसे पहले। कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के साथ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर के साथ एसिमेट्रिकल। ना, तो प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। ये इनका सामान्य लक्षण है और मेजर लक्षण, मेजर कैरेक्टर भी ना। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर होता है। कौन से स्तर पे, प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक जीव द्रव्य स्तर ना। जो प्रोटोजोआ का शारीरिक संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। और जो ये जीव द्रव्य होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड ना। उसके बाद क्या, परंतु कुछ केंद्रक ऐसे होते हैं जो डायमॉर्फिक होते हैं। कुछ केंद्रक ऐसे होते हैं जो डायमॉर्फिक, वन और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डायमॉर्फिक। तो इसका एग्जाम्पल क्या, पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या, पैरामीशियम। कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, डायमॉर्फिक होते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम ना। उसके बाद जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल हैं उनमें डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है वो तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन। फिंगर लाइक, सीडोपोडिया, विप लाइक, फ्लैजिला, और हेरी लाइक, सिलिया ना। तो उंगली के समान कूटपाद, फिंगर लाइक सीडोपोडिया मतलब उंगली के समान कूटपाद। एग्जाम्पल क्या, अमीबा। विप लाइक फ्लैजिला, चप्पू नुमा कसाब, यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा। मेजर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ट्रिपैनोसोमा। हेयर लाइक सिलिया जो होता है वो पैरामीशियम। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, गमन अंग, डिफरेंट टाइप के एनिमल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल अमीबा में फिंगर लाइक सीडोपोडिया पाया जाता है, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में विप लाइक फ्लैजिला पाया जाता है, और पैरामीशियम में हेरी लाइक सिलिया ना। तो अगला पॉइंट क्या कि कुछ ऐसे स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ होते हैं
जिनमें जल के अधिक मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कुछ स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ के शरीर में जल के अधिक मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। संकुचनशील ढानी, ये डिफ्यूजन का कार्य करता है ना, डिफ्यूज करता है, जिससे पानी अगर बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करता है, जिसे क्या बोला जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन ना। तो कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिसे एग्जांपल अमीबा में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है और पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जल के अधिक मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ना। तो अगला केस क्या कि जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं उनमें समस्त क्रियाएं एक ही कोशिकाओं के अंदर होते हैं ना। फिर उसके बाद अगला केस क्या कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप्स, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, परंतु उसमें अगर मेजोरिटी दिया जाए तो परजीवी, पैरासाइट ना। उसके बाद प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया। कितना? 4। तो 4 में कौन कौन से? एक ठो है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ ना। तो ये कैसे होते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ? फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर वाले, सी वाटर वाले, मॉइस्ट सॉइल, नम मृदा। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं वो स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा नम मृदा में पाए जाते हैं, इनका वास स्थान है ना। जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं, अब बताएं अमीबॉइड प्रोटोजोआ से क्या अर्थ है? अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ से क्या अर्थ है? अमीबा। और अमीबा में क्या पाया जाता है? कूटपाद। कूटपाद कैसा होता है? उंगली के समान ना। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं ये अपने कूटपाद की सहायता से, सीडोपोडिया की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं ना। ये अपने कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये पॉइंट इसके अमीबॉइड प्रोटोजोआ के ना। इसके बाद जो इनके समुद्री सतह होते हैं उन पर किसका आवरण पाया जाता है? सिलिका का। समुद्री सतह पर अमीबॉइड प्रोटोजोआ की समुद्री सतह पर किसका लेयर पाया जाता है? सिलिका का। इसका एग्जाम्पल अमीबॉइड प्रोटोजोआ के क्या है? एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा पैरासाइट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा पैरासाइट। एग्जाम्पल अमीबॉइड प्रोटोजोआ के ना। दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को ना मैस्टिकोफोरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को मैस्टिकोफोरा भी कहते हैं। तो अब ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या? ये फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग मुक्त जीवी होते हैं, पैरासाइट परजीवी, फ्री लिविंग पैरासाइट। इनके शरीर पर फ्लैजिला पाया जाता है। अब देखें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इनके शरीर पर क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इनके शरीर पर क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। बताएं एग्जांपल इसके क्या होंगे? यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा ना। तो इनके शरीर पर फ्लैजिला पाया जाता है और परजीवी फ्लैजिला के कारण, पैरासिटिक फ्लैजिला के कारण स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस हिंदी में बोलते हैं निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। इसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ, कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, क्या? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, याद रखिएगा। इसके लिए जो वेक्टर होता है वो कौन होता है? सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस
ना। तो परजीवी फ्लैजिला के कारण निद्रालु रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होता है, जिसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस किसके लिए? स्लीपिंग सिकनेस। इसके लिए वेक्टर कार्य कौन करता है? सीसी फ्लाई, वाहक ना, मक्खी। अब होता क्या है, ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, जब ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है ना, तो इसमें इसका जो मेजर कैरेक्टर है कि आपको जो फीवर होंगे ना, वो ठहरेंगे नहीं, होएंगे रुकेंगे, होएंगे फिर खत्म होएंगे, फिर आएंगे, फिर खत्म होएंगे, फिर कंटिन्यू बने रहेंगे। और जब इसका लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जब आपको स्लीपिंग सिकनेस होगा तो आप ना मतलब सोते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे। लास्ट में क्या होता है, आप कोमे, इसीलिए निद्रालु रोग नाम पड़ा है ना, इसमें सोते बहुत है ना, बुखार के साथ साथ आप निद्रा में हमेशा रहेंगे। तो लास्ट में क्या होता है, या तो फिर कोमा में चले जाते हैं, अगर सही समय पे उपचार ना किया गया तो मृत्यु भी हो जाती है, याद रखिएगा। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा, और एक एग्जाम्पल और क्या? यूग्लिनिया। यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है ना, यही वाला, याद रखिएगा। और तीसरा क्या? तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ। अब बताएं सिलिएटेड प्रोटोजोआ क्या अर्थ है? इसमें गमन के लिए क्या पाया जाएगा? हेयर लाइक सिलिया ना, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो ये सबसे पहले क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जलीय, जलीय तथा अत्यंत सक्रिय, एक्टिवली मूवमेंट। अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं। क्यों अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं? क्योंकि इनके शरीर पर 1000 नंबर ऑफ सिलिया, हजारों की संख्या में क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है ना। तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं वो जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सिलिया पाया जाता है ना। इनमें एक कैविटी होता है, कैविटी बोले तो गुहा, जो कोशिकाओं के बाहरी सतह पर खुलता है। कैविटी जो कोशिकाओं के बाहरी सतह पर खुलता है, ओपन आउटर सरफेस ऑफ सेल, कोशिकाओं की बाहरी सतह पर खुलता है ना। और जो सिलिया होते हैं वो लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन को गलेट मतलब ग्रसिका की तरफ भेजते हैं। किसमें? सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट मूवमेंट के कारण जो फूड होता है वो कहां भेजते हैं? गलेट, ग्रसिका की तरफ। किसकी तरफ? ग्रसिका की तरफ। इसका एग्जाम्पल क्या? मेजर एग्जाम्पल इसका क्या? पैरामीशियम ना। और लास्ट है, लास्ट यहां बता दे रहे हैं, चौथा स्पोरोजोआ। लास्ट क्या? स्पोरोजोआ। सबसे पहले स्पोरोजोआ का जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, सबसे मेजर पॉइंट ना। तो इसके अंतर्गत, स्पोरोजोआ के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जिसमें संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था, संक्रमण करने योग्य, संक्रमण मतलब रोगी करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। बीजाणु जैसी अवस्था याद रखिएगा, स्पोर लाइक स्टेज। बीजाणु संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, जिसमें से मुख्य क्या? प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट। ये क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट। इसका मतलब क्या? ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। इसके लिए देखें एनसीईआरटी में अभी यहाँ पे तो लिखा नहीं है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फीमेल एनाफ्लीज। कौन जिम्मेदार होता है? फीमेल एनाफ्लीज। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग फीमेल एनाफ्लीज के बारे में ना, फीमेल मॉस्किटो। तो ये स्पोरोजोआ होते हैं, उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, जिसमें से मुख्य कौन होता है? प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट होता है
जिससे मनुष्य की जनसंख्या में भारी आघात पहुंचती है। ये एनसीईआरटी का वर्ड है ना। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोआ होता है ना वो समाप्त होता है ना। एक और जान लें, एक काला आजार रोग होता है, काला आजार। अब पता नहीं एग्जाम में आए ना आए, इसमें स्किन वगैरह ना सब काले पड़ जाते हैं। काला आजार जो रोग होता है वो डिस्मानिया डोनावानी से होता है, लिखवा दें बाकी डोनावानी। इसके लिए जो वेक्टर का कार्य करता है वो सैंड फ्लाई, क्या सैंड फ्लाई। प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन मनुष्य होते हैं, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो सैंड फ्लाई होता है। तो काला आजार रोग लिस्मानिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसके लिए वेक्टर कार्य कौन करता है, सैंड फ्लाई ना। तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन मनुष्य होते हैं और सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं, सैंड फ्लाई होता है ना। तो ये प्रोटोजोआ यहाँ पे क्या होता है, समाप्त। एक बार और देख ले, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और एसिमेट्रिकल होते हैं। प्रोटोजोआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे होता है, जो यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। परंतु कुछ के अंदर डाइमॉर्फिक होते हैं, वन और मोर मार्किंग न्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डाइमॉर्फिक। एग्जांपल पैरामीशियम, लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबा में फिंगर लाइक सीरोपोडिया, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में व्हिप लाइक फ्लैजिला, पैरामीशियम में हेरी लाइक सिलिया। कुछ ऐसे स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ होते हैं जिसमें जल की अधिक मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। तो उसके बाद क्या, इसमें जो समस्त क्रियाएं होते हैं वो एक ही कोशिकाओं के अंदर होती हैं। उसके बाद क्या, जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको चार रूम बांटा गया, अमीबॉयड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड और सीरिएटेड। तो अमीबॉयड प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल होते हैं ना। ये अपने कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। सिलिका का इनके समुद्री सतह पर सिलिका का लेयर पाया जाता है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, एंटोमीबा पैरासाइट। उसके बाद क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को मैस्टिकोफोरा भी कहते हैं, ये फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं ना। तो परजीवी फ्लैजिला के कारण स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और यूग्लिना भी इसका, यूग्लिना से याद है, यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक होता है। मिक्सोट्रॉपिक का अर्थ क्या अभी बताएंगे। ये यूग्लिना ना कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन किससे प्राप्त करता है, प्रकाश से, और अनुपस्थिति में किसकी तरफ भोजन करता है, जंतुओं की तरह, हेटेरोट्रॉप्स की तरह ना। इसलिए इसको पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। इसमें ये ऐसा एनिमल है जिसमें सिलवाल पाया जाता है, सिलवाल नहीं पाया जाता, परंतु सिलवाल के स्थान पे प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, अभी आएगा, हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको ना यूग्लिना के बारे में, याद रखिएगा। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पढ़ें। ये एक्वेटिक होता है और एक्टिवली मूवमेंट करने वाला होता है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सिलिया पाया जाता है ना। इनमें एक कैविटी होता है जो आउटर सरफेस ऑफ सेल, कोशिकाओं के बाहरी सतह पर खुलता है। सिलिया लयबद्ध गति के कारण जो जल से पूरित भोजन होता है उसको कहाँ भेजता है, ग्रसिका की तरफ। उसका लास्ट हम लोग पढ़ें स्पोरोजोआ का जो मेजर कैरेक्टर है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसमें संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, जिसमें मुख्य कौन है, प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट होता है। इसके लिए कौन सा वेक्टर का कार्य करता है, मादा एनाफ्रीज, फीमेल मॉस्किटो ना। तो ये अभी प्रोटोजोआ समाप्त। तो इतना ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसके बाहर क्वेश्चन बनेंगे नहीं ना। तो अगला अब देखें पोरीफेरा। तो अगला है फाइलम कौन सा, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का जो कॉमन नाम होता है वो क्या, स्पंज ना। पोरीफेरा का कॉमन नाम क्या, स्पंज। अब जो स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। ये तो बेसिक कैरेक्टर है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना। तो जो पोरीफेरा होते हैं वो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, एसिमेट्रिकल, सेल एग्रीगेट पैटर्न होते हैं, कोशिकीय पुंज प्रणाली वाले होते हैं पोरीफेरा। एग्जाम्पल हम पढ़े हुए हैं, आप खोल के देख सकते हैं ना। तो सभी जो पोरीफेरा होते हैं, सभी पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं, परंतु जो ल्यूकोसेलेनिया होता है, ल्यूकोसेलेनिया स्मॉलेस्ट पोरीफेरा है। जो ल्यूकोसेलेनिया होता है उसकी जो सममित होती है वो कैसी होती है, अरीय सममित। कैसी सममित, अरीय सममित ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस लेवल का होता है, सेलुलर लेवल का। किस लेवल का, सेलुलर, कोशिकीय स्तर का ना। तो और इनका जो बॉडी वॉल होता है कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। इनका जो देह भित्ति होता है वो 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर उसको क्या बोलते हैं, पिनाइकोडर्म, और जो इनर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म। तो पिनाइकोडर्म और क्वानोडर्म को फ्लैट सेल, ये फ्लैट सेल चिपटी कोशिकाएं होती हैं, और ये कॉलर कोशिकाएं होती हैं ना। तो इन दोनों स्तरों के मध्य, मतलब पिनाइकोडर्म और क्वानोडर्म के मध्य मीसेनकाइमा नामक जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। जैसे मान लें एग्जांपल, ये हम पोरीफेरा का कोई एनिमल है,
मान लें कोई एनिमल है, तो इस एनिमल में ये वाला भाग क्या हो गया आउटर, ये वाला भाग क्या हो गया इनर, मतलब ये पिनाइकोडर्म और ये क्वानोडर्म। तो ये जो बीच का स्थान है वही क्या है मीजेनकाइमा ना। तो बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर के मध्य में, इन दोनों स्तरों के मध्य में मीजेनकाइमा नामक जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। मीजेनकाइमा नामक जिलेटिन जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीबीय कोशिकाएं हैं। और विभिन्न प्रकार के अमीबीय कोशिकाओं में आर्कियोसाइट होता है, कोलिनोसाइट होता है और मायोसाइट होता है। तो जो आर्कियोसाइट होता है ये वो स्पर्मेटोजोआ तथा अंडाणु का निर्माण करता है, और जो कोलिनोसाइट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू सेल का निर्माण करता है, और जो क्या बोलते हैं मायोसाइट होता है वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ऑस्कुलम का निर्माण करता है ना। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है ये चीज़ें जो भी हम बोले हैं, लेकिन याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। हेड एंड अपेंडेजेस भी पोरीफेरम क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। हेड एंड अपेंडेजेस। डाइजेस्टिव ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, पाचन गुहाएं भी नहीं पाए जाते पोरीफेरम। पाचन गुहा कहाँ से मिलना प्रारंभ होंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं, देवगुही प्राणी से मिलना प्रारंभ होंगे ना। प्लेटियन मेंथिस तक पाचन तंत्र नहीं पाए जाते ना। तो वो सब जो कॉमन है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जो हम लोग इसको जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो नर्वस सिस्टम, अपेंडेजेस और हेड भी एब्सेंट होते हैं इसमें पोरीफेरा में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या, दो टाइप के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन कैसा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए पोरीफेरा है, ये पोरीफेरा का कोई एनिमल है, अब ये क्या हुआ, इससे पृथक हो गया और इससे पृथक होके इसी के आकार में ढल गया, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, भाई विखंडन ना। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दो युग्मकों का संलयन होता है। इनमें जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते। मेल और फीमेल, नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, मतलब एक ही शरीर में नर तथा मादा दोनों जननांग में पाए जाते हैं ना। मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेट। इसका मतलब क्या कि जो अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है वो एक ही शरीर के द्वारा होता है ना। उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बताए इंटरनल वर्ड से क्या अर्थ है। इंटरनल मतलब शरीर के अंदर, किसके, फीमेल के, किसके शरीर के अंदर, फीमेल के। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जो विकास होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। अभी इनडायरेक्ट हमें ऐसे एनिमल जिसमें विकास डायरेक्ट हो जाए और ऐसे एनिमल जिसमें विकास इनडायरेक्ट हो, तो हम लोग कैसे उनको पहचानेंगे। अभी जब खत्म हो जाएगा पूरा मतलब एनिमल किंगडम, तो हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे कि किसमें जो डायरेक्ट क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो जाता है और किसमें इनडायरेक्ट हो जाता है ना। बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से, बहुत क्लियर भाषा में। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सिर्फ ऐसे ही जंतुओं में होता है जिसमें लार्वा स्टेज पाया जाए, जिसमें लार्वा स्टेज पाया जाए। अभी आगे हम बात करेंगे, लास्ट में हम आपको सबके बारे में बताएंगे लार्वा स्टेज किसमें कैसा होता है ना। जैसे लिकोसोलेनियम में पैरेन्काइमुला लार्वा पाया जाता है, साइफा में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है ना। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, परंतु अभी अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये हम डायरेक्ट एक ही पेज पे सारे ट्रिक बता देंगे आपको, अब डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। नहीं तो ऐसे ना एक एक करके अगर पढ़ेंगे ना कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और एक ही पेज पे रहेगा ना तो उससे क्लियर रहेगा कि किसमें डायरेक्ट होगा किसमें इनडायरेक्ट होगा। तो अभी सिर्फ इतने जान लें कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ना। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा एक ठो है फाइलम, पढ़े हम लोग इकाइनोडर्मेटा ना, 11 फाइलम, इकाइनोडर्मेटा भी एक ठो है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये इसका पोरीफेरा का मेजर कैरेक्टर है। पोरीफेरा या कोलिनोस कॉलर सेल का पाया जाना, भी इसका एक ठो मुख्य लक्षण है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें होता है, पोरीफेरा में, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है, इकाइनोडर्मेटा में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, एग्जाम में आए हुए केस है ना, जो रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन और पोषण में सहायता करते हैं। कौन, कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन तथा पोषण में, उत्सर्जन में सहायता करते हैं ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन पोरीफेरा आर 3 टाइप। कंकाल के आधार पर जो पोरीफेरा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिडा और डेमोस्पेंजिया।
तो कैलकेरिया जो होते हैं उसमें जो कंकाल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैलकेरियस स्पिक्यूल। यही आया वो एग्जाम, याद रखिए, इंपॉर्टेंट केस है कैलकेरियस स्पिक्यूल और कैल्शियम कार्बोनेट ना। स्पंजियोब्लास्ट भी कह सकते हैं, स्पंजियोब्लास्ट या कैलकेरियस स्पिक्यूल या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसमें? कैलकेरिया में। क्या? कंकाल। एग्जाम्पल क्या? ल्यूकोसेलेनिया और साइफा। अच्छा हाँ, कैलकेरिया के जो एनिमल होते हैं, कैलकेरिया के मतलब ल्यूकोसेलेनिया और साइफा, ये उथले जल में पाए जाते हैं, गहरे जल में ना पाए जाते, उथले जल में पाए जाते हैं ना। स्वच्छ जल, ये अधिकांश इसके क्या होते हैं? अधिकांश प्राणी जो पोरीफेरा होते हैं ना वो जली होते हैं, सभी जली होते हैं, अधिकांश नहीं, सभी जली होते हैं, परंतु उसमें अधिकांश जो होते हैं वो समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जली होते हैं, कुछ ना। उसका दूसरा क्या? हेक्साक्टिनिडा। तो हेक्साक्टिनिडा क्या होता है? जो कंकाल निर्मित होता है वो किसका निर्मित होता है? सिलिका का ना, सिलिका, ग्लास स्पंज भी कहते हैं। बताए इनमें जो भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाओं वाले होते हैं? ये 6 भुजाओं वाले, याद रखिएगा, 6 भुजाओं वाले होते हैं हेक्साक्टिनिडा। एग्जाम्पल क्या? यूप्लेक्टेला। एग्जाम्पल क्या? यूप्लेक्टेला। अब यूप्लेक्टेला का जो दूसरा नाम है उसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। यूप्लेक्टेला को और क्या बोलते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट। तो वीनस फ्लावर बास्केट का जो जापान में ना इसको विवाह उपहार के रूप में दिया जाता है ना। यूप्लेक्टेला का दूसरा नाम क्या? वीनस फ्लावर बास्केट। उसके बाद क्या? डेमोस्पंजिया लास्ट। तो डेमोस्पंजिया की जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 1 से 4 भुजाओं वाली होती है। इसका जो कंकाल बना होता है वो किसका बना होता है? स्पंजिन फाइबर या स्पंज फाइबर भी बोल सकते हैं, तथा सिलिका का ना। इसका एग्जाम्पल क्या? स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं, और यू स्पंजिया को बाथ स्पंज, नहाने वाला स्पंज भी कहते हैं। यू स्पंजिया को नहाने वाला स्पंज भी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल और क्लायोना। तो ये उथले जल में पाए जाते हैं, उथले जल पे मतलब ऊपरी सतह पर, ये गहरे जल में पाए जाते हैं, और ये ऐसे स्पंज होते हैं जो गहरे और उथले दोनों जगह पाए जाते हैं ना। तो अगला केस क्या है? ये एनसीईआरटी का बेहतरीन केस। इसमें जो पोरीफेरा में जल होता है, जल वो सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ने जा रहे हैं। जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा में जो जल होता है वो सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय भाग में प्रवेश करता है, जिसको क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजियोसील कैविटी ना। एक बार आओ, जो पोरीफेरा में होता है, पोरीफेरा में जो जल होते हैं वो सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय भाग में प्रवेश करते हैं, जहां जिसको क्या बोला जाता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजियोसील कैविटी ना। और बड़े रंध्र द्वारा, ये सूक्ष्म होता है, ये बड़ा होता है, बड़े रंध्र बड़े पोर द्वारा ऑस्कुलम, सूक्ष्म रंध्र कौन? ऑस्टिया। बड़ा रंध्र कौन? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अर्थात ऑस्कुलम का जो कार्य है वो क्या है? फूड, वाटर ट्रांसपोर्ट, रिस्पिरेशन और वेस्ट मटेरियल को बाहर करना ना, के उत्सर्जन में सहायता करता है ना। तो ऑस्कुलम का कार्य क्या है? वो भोजन, जल परिवहन, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करता है ऑस्कुलम, याद रखिएगा। तो एक बार आओ, जो जल होता है वो सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय भाग में प्रवेश करता है, जिसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं या स्पंजियोसील कैविटी कहते हैं। और बड़े रंध्र, वाटर जो है, बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। ऑस्कुलम का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन, जल परिवहन, श्वसन तथा वेस्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना ना। उसके बाद क्या? इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर मतलब होता है कोशिकाओं के अंदर ना। जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है? कोशिकाओं के अंदर ना। अब ये जो कोइनोसाइट या कॉलर सेल होते हैं ना, कॉलर सेल, ये किसको स्तरित करते हैं? कोइनोसाइट या कॉलर सेल स्पंजियोसील तथा कैनाल सिस्टम को स्तरित करने का कार्य करते हैं। तो ये एनसीईआरटी की मेजर पॉइंट है, याद रखिएगा। जितने पॉइंट बताए हैं आपको, ये सब एनसीईआरटी की बेहतरीन लाइन है, और आप देखिएगा क्वेश्चन बने हुए हैं हर जगह से। तो आप लोग ट्राई करिएगा। पोरीफेरा जो वर्ड बोले इनके बारे में वो आप लोग देखिएगा जरूर ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। तो अगला देखिए सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है। नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? स्टिंगिंग सेल की उपस्थिति के कारण। स्टिंगिंग सेल बोले तो दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। दंश कोशिका भी बोलते हैं, दंश कोरक, स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोलते हैं ना। दंश कोशिकाओं के कारण क्या नाम पड़ा? नाइडेरिया। तो
तो सिलेंट्रेटा का नाइडेरिया नाम स्टिंगिंग सेल की उपस्थिति के कारण पड़ा। नाम किसने दिया था नाइडेरिया? हैचेक ने। किसने दिया था? हैचेक, याद रखिएगा। स्टिंगिंग सेल को नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट भी आ सकता है ना, या नाइडोसाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा, कोई भी नाम आ सकता है, नाइडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट या नाइडोसाइट। तो ये जो नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं ये टेंटिकल्स तथा शरीर के अन्य विभिन्न भागों पर उपस्थित होते हैं। टेंटिकल्स बोले तो स्पर्शक होता है, स्पर्शक मुख के आधार भाग पर चारों तरफ ना स्पर्शकों पर स्थित होते हैं। कौन? नाइडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल। नाइडोब्लास्ट का कार्य क्या है? कार्य इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लीजिएगा। नाइडोब्लास्ट का जो कार्य होता है वो सुरक्षा प्रदान करना और शिकार को पकड़ना। शिकार को पकड़ने में सहायक होता है और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आए बेसिक चीजें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सिलेंट्रेटा होता है वो कौन से लेवल के होते हैं? टिश्यू लेवल के, उतकी स्तर के। सबसे पहले उतक सिम पाए गए थे ना सिलेंट्रेटा में, तो उतकी स्तर के। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो इसमें दो अंग तंत्र स्तर पाए जाते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। अब जो इसका इक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है उनके मध्य में मीजोग्लिया, उनके मध्य में मीजोग्लिया पाया जाता है, जिसमें मुक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें मुक्त कोशिकाएं फ्री सेल उपस्थित होते हैं ना। उसके बाद अगला क्या है? इनमें इनकी जो सममित होती है वो कैसी होती है? अरीय सममित। इनकी सममित कैसी होती है? अरीय सममित। अच्छा, हम लोग जब पढ़ रहे थे सिमेट्री, तो सिमेट्री में हम आपको एक जगह पढ़ाए थे कि बाई रेडियल सिमेट्री, और बाई रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल आप लोग लिखे होंगे सी एनिमोन, याद रखिएगा। तो सभी सिलेंट्रेटा के जो प्राणी हैं सब में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। परंतु सी एनिमोन में कैसा सिमेट्री पाया जाता है? बाई रेडियल सिमेट्री ना। उसके बाद क्या? उत्कीय स्तर हो गए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए, रेडियल सिमेट्री हो गए। इसमें क्या बताएं? इसमें सिलोम पाया जाएगा का? नहीं ना। इसका मतलब क्या कि ये ब्लाइंड सैक पैटर्न होते हैं। सिलेंट्रेटा के तो बंद कोष प्रणाली वाले होते हैं, ब्लाइंड सैक पैटर्न पढ़े हम लोग ना, पीछे आप देख सकते हैं। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको कितनी मरतबा बताएं ना, तो रिवीजन करते रहिएगा। इसमें ब्लाइंड सैक पैटर्न पाया जाता है, अर्थात सिलेंट्रेटा में आंशिक पाचन के साथ साथ भोजन के वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। भोजन के वितरण का कार्य मतलब क्या कि इनमें खाना आधे रूप से पचा रहता है, फिर से इन्हें भोजन वितरित किया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठरवाहिनी गुहा। सिंगल ओपनिंग माउथ मतलब क्या कि एक ही गुहा होता है जो माउथ और एनस दोनों का कार्य करता है ना। ब्लाइंड सैक पैटर्न यही है ना, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम, जिसमें एक ही छिद्र गुहा तथा गुदाद्वार दोनों का कार्य करे। तो याद रखिएगा, जो सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं उसमें आंशिक पाचन के साथ साथ भोजन के वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। सिंगल ओपनिंग माउथ, हाइपोस्टोम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद क्या कि जो सिलेंट्रेटा के जो प्राणी हैं सबसे पहले हाइड्रा को फ्रेश वाटर पॉलिप भी कहते हैं, इसको हाइड्रा को फ्रेश वाटर पॉलिप भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू किसमें पाया गया था? सिलेंट्रेटा में। और सिलेंट्रेटा के किस जंतु में? हाइड्रा में। किस जंतु में? हाइड्रा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक सबसे पहले किसमें पाया गया? हाइड्रा में, परंतु मस्तिष्क नहीं, ब्रेन नहीं पाया गया था, नर्वस सिस्टम एब्सेंट था ना। उसके बाद देखें अगला क्या कि जो सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज। तो जो पॉलिप स्टेज होते हैं वो कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, सेसाइल और सिलेंड्रिकल। जबकि जो मेड्यूसा होते हैं वो अम्ब्रेला शेप होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, याद रखिएगा। जो पॉलिप स्टेज होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, जबकि मेड्यूसा स्टेज जो होता है वो अम्ब्रेला शेप के होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं ना। इसका एग्जाम्पल, पॉलिप का एग्जाम्पल क्या? हाइड्रा और एडम्सिया, और एडम्सिया को ही सी एनिमोन कहते हैं, वहां पे देख लो ना। मेड्यूसा का एग्जाम्पल क्या? ऑरेलिया को क्या बोलते हैं? जेलीफिश। अब जेलीफिश से एक ठो शब्द याद आया कि लास्ट में किस वर्ड का उपयोग किया गया है? फिश का ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे अभी फिश आएंगे
लेकिन आपको जब तक हम बताएं ना कि ये फिश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब तक आप लोग उनको फिश ना समझिएगा। क्वेश्चन आ चुका है 2011 में ये जेली फिश को लेके कि बताएं क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन सी मछली है या फिर मछली नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जरूरी नहीं है कि आपको फिश लिखा मिले फिश के आगे ना, जैसे लेबियो हो गया, कटला हो गया, ये सब क्या है, फिशेज है, परंतु उनके आगे फिशेज ना है। अब लिखा रहेगा स्टार फिश, जेली फिश, आप कहेंगे भाई इसमें तो मछलियाँ लिखे हुए हैं, अब मछली टिक कर दोगे, भाई ये मछली लिखा हुआ तो मछली तो खराब हो जाएगा क्वेश्चन ना, ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा होएगा जब आप पढ़े रहेंगे, तब नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई ये यहाँ से फिश मतलब मछली अंग्रेजी, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा ना। याद रखिएगा बायो के जो वर्ड हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं इंग्लिश वर्ड से, थोड़ा सा ना। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे तो बताते चलेंगे। तो पॉलिप स्टेज और मेडुसा स्टेज। पॉलिप स्टेज का एग्जांपल हाइड्रा और एडेंसिया, और मेडुसा स्टेज का एग्जांपल ऑरेलिया। अब देखिए यहाँ पे एक ठो नोट करके वर्ड लिखे हैं, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, मतलब जो पॉलिप होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करता है, मेडुसा। पॉलिप जो होते हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, मेडुसा। एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, जो मेडुसा होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, पॉलिप। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो पॉलिप होते हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करेंगे, मेडुसा, और जो मेडुसा होते हैं वो लैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, पॉलिप ना। यदि उसके बाद क्या एग्जाम्पल इसका ओबेलिया, ओबेलिया को सीफर भी बोलते हैं। यदि एक ही जात की दोनों अवस्थाएं पाई है, दोनों अवस्थाएं मतलब क्या, पॉलिप और मेडुसा दोनों, तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, ओबेलिया ना। अगला पॉइंट क्या कि इनमें जो श्वसन होता है और जो उत्सर्जन होता है वो सामान्यतः किसके द्वारा होता है, शारीरिक सतह के द्वारा। श्वसन और उत्सर्जन शारीरिक सतह के द्वारा होता है। इनका जो वाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, वाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन ना, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनका जो क्या बोलते हैं लिंग होते हैं वो पृथक नहीं होते, अर्थात एक ही शरीर में नर और मादा जनांग दोनों उपस्थित है एक ही शरीर में ना। तो याद रखिएगा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। डाइजेशन जो होता है, पाचन, वो एक्स्ट्रा तथा इंट्रा, मतलब बाह्य कोशिकी मतलब कोशिकाओं के बाहर तथा कोशिकाओं के अंदर दोनों जगह होता है ना। जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है ना। फर्टिलाइजेशन के बारे में खासकर और डेवलपमेंट के बारे में खासकर हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा ना, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। बाकी सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल है पॉडिगस मैन ऑफ वार, पॉडिगस मैन ऑफ वार फाइसेरिया। तो एनिमल का नाम क्या है, फाइसेरिया। इसको बोलते हैं पुर्तगाल युद्ध मानव, पुर्तगाल युद्ध मानव। इसका वर्ल्ड वार में यूज हुआ था क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, क्या न्यूरोटॉक्सिक होता था ना, इसलिए इसको पॉडिगस मैन ऑफ वार भी कहा जाता है फाइसेलिया को। अगला है सी एनिमोन, सी एनिमोन को क्या बोलते हैं, एडम्सिया। सी पेन, सी पेन, पेनाटुला, पेनाटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन, समुद्री कलम ना। गार्गेनिया, गार्गेनिया क्या बोलते हैं, सीफेन, सीफेन। और इसका लास्ट एग्जांपल मैंड्रीना, मैंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल ना। एग्जाम्पल से याद है, जितना भी हम लोग लोअर प्लांट और एनिमल और मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा अगर कुछ एग्जाम्पल होएंगे, सबसे ज़्यादा उनका रोल जो होएगा वो एग्जाम्पल का होएगा, याद रखिएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल ना छोड़िएगा, जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो एग्जाम्पल को लेके बनते हैं, याद रखिए। तो ये था सिलेंटेटा। तो सिलेंटेटा को नाइडेरिया नाम क्यों दिया गया, स्टिंगिंग सेल की उपस्थिति के आधार पर। स्टिंगिंग सेल को नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल भी कहते हैं, जो टेंटिकल और शरीर के अन्य भागों पर पाए जाते हैं। सिलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल के होते हैं, रेडियल सिमेट्री होता है, परंतु एनिमोन जो होते हैं वो बायरेडियल सिमेट्री होते हैं। सिलेंटेटा डाइमॉर्फिक पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो होते हैं सेसाइल और सिलेंड्रिकल होते हैं, हाइड्रा और एडेंसिया एग्जाम्पल इसका। मेडुसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप होते हैं, एग्जाम्पल फ्री अम्ब्रेला शेप और फ्री शेप होते हैं, एग्जाम्पल ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअल। पॉलिप जो होते हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं, और मेडुसा जो होते हैं वो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल ओबेलिया, ओबेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। जब एक ही जाति के दोनों अवस्थाएं उपस्थित हों, पॉलिप और मेडुसा, तो उसको क्या बोलते हैं, ओबेलिया। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल ओपनिंग माउथ
अगर है तो उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और ऐसे प्राणियों में आंशिक पाचन के साथ साथ भोजन के वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे हाइपोस्टोम भी कहते हैं। जो इसमें रेस्पिरेशन और श्वसन उत्सर्जन होता है वो शारीरिक सतह के द्वारा होता है। कंकाल स्केलेटन होता है, सिक्स नॉट सेपरेट होते हैं, डाइजेशन बहुत स्टाइलेंटा होता है, आपके सामने है। तो ये क्या बोलते हैं, सिलेंटेटा। अगला हम लोग बात करेंगे टीनोफोरा। अगला है टीनोफोरा। टीनोफोरा को और क्या बोलते हैं, एनाइडेरिया। इसका एनाइडेरिया नाम क्यों पड़ा? नाइडोब्लास्ट सेल के अनुपस्थिति के कारण इसका टीनोफोरा को एनाइडेरिया नाम क्यों पड़ा? नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल के अनुपस्थिति के कारण। याद रखिएगा, इसको एनाइडेरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल नहीं पाया जाता। और यही कारण था कि टीनोफोरा को सिलेंटेटा से अलग किया गया। टीनोफोरा को सी वॉलनट या कॉम जेली भी कहते हैं। सी वॉलनट या कॉम जेली भी कहते हैं। कंकड़ पट्टिका या समुद्री अखरोट भी कहते हैं। इसके जो प्राणी होते हैं ना, वो अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं। ब्यूटीफुल होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं टीनोफोरा के जितने भी प्राणी हैं। तो ये क्या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री कैसा होता है? रेडियल। और क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे सिलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ब्लाइंड सैक भी होंगे, ब्लाइंड सैक पैटर्न। अंधकोश प्रणाली उसके बाद क्या, इसमें जो मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल एंड फीमेल वो नॉट सेपरेट। नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। अर्थात ये क्या बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन पाया जाता है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये याद रखिएगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना। उसके बाद क्या मेजर पॉइंट ये भी है कि इसके जितने भी प्राणी होते हैं ऑल आर सी वाटर हैबिटेट। सी वाटर हैबिटेट से क्या अर्थ? इसके जितने भी प्राणी होते हैं सब समुद्री वासी होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि किस संघ के सभी प्राणी समुद्री आवास वाले होते हैं? ऑप्शन आपको दिया रहेगा। या फिर किस संघ के सभी प्राणी समुद्री और स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाते हैं? या फिर किस संघ के सभी प्राणी विभिन्न एक से अधिक आवासों में पाए जाते हैं ना? या फिर क्या बोलते हैं, किस संघ के प्राणी सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, आया हुआ है क्वेश्चन, अभी हम आपको बताएंगे ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्या इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल। और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हम आपको बताएंगे आखिरी में, हम कहें ना आखिरी में बताएंगे, एकदम आसान हो जाएगा आपको ये समझना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी प्रकार के जंतुओं में किसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, किसमें इनडायरेक्ट होता है, किसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, किसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सब ना। अगला पॉइंट क्या, इनके शरीर पर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ ciliated comb plate सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं। इनके शरीर पर 8 पश्चिमाभी कंकट पट्टिका पाया जाता है बाहर की तरफ ना। और ये जो कंकट पट्टिकाएं होती हैं इनके, जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, कंकट पट्टिका पे इनके जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तब ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं?
रेनबो। इंद्रधनुष किसकी तरह? इंद्रधनुष की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। अगला है, इसमें जो डाइजेशन होता है ना, एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर प्रकार का होता है। एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, इसमें ना तो श्वसन अंग पाया जाता है, ना तो उत्सर्जी अंग पाया जाता है, ना तो पाचन अंग पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता इसमें ना। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का पाया जाना, जैव प्रदीप्ति हिंदी में बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस का पाया जाना टीनोफोरा का विशेष लक्षण है, मेजर कैरेक्टर, विशेष लक्षण है ना। बायोल्यूमिनेसेंस का पाया जाना, बायोल्यूमिनेसेंस का अर्थ क्या होता है कि प्राणियों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, प्राणियों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन क्या कहलाता है? बायोल्यूमिनेसेंस। ये टीनोफोरा का मुख्य लक्षण है ना। इसके जो एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रांकिया, टीनोप्लाना, ये टीनोफोरा ना। तो टीनोफोरा को एनाइडेरिया क्यों कहते हैं? नाइडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल की अनुपस्थिति के कारण। इसको सी वालनट या कॉम जली भी कहते हैं। ये अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ब्लाइंड सेक पैटर्न होता है। इसमें नर तथा मादा पृथक नहीं होते। ये बाइसेक्सुअल, इसमें केवल किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। सभी टीनोफोरा के सभी प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं ना, समुद्रीवासी होते हैं। उसके बाद इनके शरीर पर एट एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट पाया जाता है, जो लोकोमोशन चलने में सहायता करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन हेल्प, जो किसमें सहायता करता है? चलने में। तो इनके शरीर पर जो कॉम्प्लेट पाया जाता है ना, जो उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो इंद्रधनुष की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। जो इसमें डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस, जैव प्रदीप्ति की क्षमता होती है। जैव प्रदीप्ति की क्षमता होने के कारण, जैव प्रदीप्ति क्षमता किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है, ये टीनोफोरा का मुख्य लक्षण है, विशेष लक्षण ना, विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल क्या? प्लूरोब्रांकिया और टीनोप्लाना। तो ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा समाप्त। आप लोग पढ़िए मेहनत से ना। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। अगले लेक्चर में प्लेट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे ना।